हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स +2 की क्लास में स्वागत। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, प्राइस डिटर्मिनेशंस इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत का निर्धारण, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, संतुलन कीमत क्या है। तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट। जो भी आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है उसके अंदर कीमत, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी वस्तु के उत्पादन का जो प्राइस है उस पॉइंट के ऊपर निर्धारित होता है, उस बिंदु पर निर्धारित होता है। एट विच द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, जिस बिंदु के ऊपर आपकी डिमांड और सप्लाई कर्व करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है। हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि एट अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। द पॉइंट इज नॉन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। द प्राइस एट दैट पॉइंट या प्राइस इज नॉन एज, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। एट दिस पॉइंट क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इस पॉइंट के ऊपर जो भी हमारी वस्तु की मांग और पूर्ति को हम क्या बोलते हैं, संतुलन मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई कर्व वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर्स। पॉइंट इज नॉन एज, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड द प्राइस दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हम वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड के स्थान पर हम जो यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे। प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो भी प्राइस होगा उस हम इक्विलिब्रियम प्राइस का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हो गया संतुलन कीमत। जैसे हम एक टेबल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्राइस ऑफ कोई भी एक्स कमोडिटी है दैट इज इंक्रीजिंग, तो हमें पता है कि प्राइस और हमारी डिमांड के बीच में जो रिलेशन मिलता है, एक संबंध होता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है आपकी डिमांड ऑफ कमोडिटी घट रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। एक के ऊपर 50 थी तो 5 जब भी कीमत जो है वो आपकी कितनी बढ़ गई, 1 से बढ़ करके 5 होगी, तो आपकी डिमांड 50 से घट करके 10 इकाइयाँ रह गई। ठीक है, तो डिमांड दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स, मतलब 50 इकाइयों से इतनी होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है हमारी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होती जाती है प्रोपोर्शनली। ठीक है, 1 के ऊपर 10, 2 के ऊपर 20, 3 के ऊपर 30, 4 के ऊपर 40, 5 के ऊपर 50 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है। एक हमारा 3 रुपये एक ऐसा प्राइस है, जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 रुपये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड विच आर इक्वल टू ईच अदर। जब भी यहाँ पे ग्राफ के ऊपर वो इंटरसेक्ट ईच अदर करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे और ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। और ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, जो भी वस्तु की जो पूर्ति की गई मात्रा और मांगी गई मात्रा जो दोनों बराबर हैं, इसको हम संतुलन मात्रा बोलेंगे। और संतुलन मात्रा कितनी है, 30। इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, 3। और आपकी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है आपकी, 30। ये समझ लिया आपने। हमें ये पता है कि प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशंस और प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, कि इसके बढ़ने से ये घटता है और इसके बढ़ने से ये बढ़ता है। अब हम इसको ग्राफ की सहायता से या इसकी सहायता से भी हम करने की कोशिश करेंगे, इसको दर्शाएंगे। किसकी सहायता से, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान को देखना आपने, जब भी आपकी, इसके ढूंढ लेता हूँ मैं। ठीक है, एक आपकी जो टेबल दिख रही है, अब हमने टेबल की सहायता से हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो टेबल नहीं मिल रहा है, स्केल इज हियर। तो देखिए हमारी यहाँ पे प्राइस कितनी है, 1। अब हमने सबसे पहले डिमांड का हम वो कर रहे हैं, प्राइस कितनी है आपकी 1 और उसके सामने डिमांड कितनी है, 50 है। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे देखिए प्राइस 1 है, तो एक प्राइस के ऊपर डिमांड आपकी सीधी में चलते जाएंगे और ये 50 बन गया आपका। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपको पता है 2 प्राइस है पर यूनिट, तो इसकी 40 इसके सामने चलते जाएंगे, तो ये 40 के ऊपर, ये मैंने थोड़ा सा ड्रा करके रखा ताकि हमारा बिल्कुल हो जाए। और ये 3 के सामने 3 के सामने चलते जाएंगे और ये हमारा हो गया 30। फिर 4 के सामने डिमांड कितनी है हमारी
₹4 पे जब भी हमारी प्राइस 4 है तो हमारी डिमांड जो 20 है, और जब 5 है तो हमारी डिमांड बिल्कुल घट गई। ठीक है, डिमांड जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती जा रही है डिमांड घटती जा रही है, और डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है या इसकी ढलान हमेशा कैसी होती है, जो इसकी ढलान होती है स्लोप दैट इज नेगेटिव। तो ये हमारा डी बन गया, ये क्या बन गया, डी कर्व बनेगा। उसी ढंग से सप्लाई देखिए 1 के ऊपर 10, जैसे हमारा 1 है तो ये 10, इनके बीच में कैसा रिलेशन मिलता है आपको पता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी या वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और जो आपकी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी के बीच में आपको पता है धनात्मक रिलेशन, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है। 2 के ऊपर देखिए 20, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 3 के ऊपर 30, 4 के ऊपर 40, 5 के ऊपर 50। तो इनको जब भी मिलाएंगे ये आपका सप्लाई कर्व आ रहा है, इसको मैं मिला रहा हूँ स्केल की सहायता से, ये बन गया आपका स्केल की सहायता से, ये एस हो गया, और ये दोनों कर्व, ये आपका डी कर्व है और ये एस कर्व है, ये आपका मांग वक्र है और पूर्ति कर्व है। ये किस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई बिंदु के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर जो भी आपकी क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 है, इक्विलिब्रियम जो आपकी हमारी क्वांटिटी कितनी है मैंने ऊपर भी बताया 30 है, इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है आपको पता है ₹3 है, और इतनी यूनिट की डिमांड हो रही है। इसको हमने इस तरीके से दर्शा दिया, आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा प्राइस हो सकता है, जिस प्राइस के ऊपर किसी वस्तु की सप्लाई और डिमांड यानी कि मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अब हमने करना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट। अब हमने इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ना है जबकि हमारी कैसी है, जो सप्लाई है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, हमारी जो सप्लाई कैसी है, कांस्टेंट है। अब देखिए, अब हमारी सप्लाई कांस्टेंट, अभी हमने देखा कि हमारी सप्लाई वक्र कैसा होता है, सप्लाई ऐसे ले लिया आपने। अब आपने सप्लाई को कांस्टेंट ही रखना है। देखिए मैंने ये सप्लाई बना दी और ये सप्लाई कर्व है, ये पूर्ति वक्र, इसको मैंने सीथर रख दिया। अब मैंने डिमांड बोलता है इंक्रीज इन डिमांड करनी है, डिमांड को इंक्रीज करना है। सबसे पहले हम इनिशियल डिमांड तो बना लेते हैं, ये इनिशियल डिमांड आ गई। ये क्या है, आपकी आरंभिक मांग है, इनिशियल डिमांड है, और ये ई बिंदु के ऊपर, ई जो है आपका दिस इज पॉइंट, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, OQ, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, मैं इक्विलिब्रियम प्राइस का ही यूज करूंगा, OP है। ये संतुलन मात्रा और ये संतुलन कीमत है। ये मैंने सारे पहले बना के रखे ताकि थोड़े टाइम में ज़्यादा हमारा कंटेंट आपको मैं समझा सकूं। अब देखिए, जब भी डिमांड बढ़ानी वो भी इस तरफ बढ़ेगी, सप्लाई इस तरफ बढ़ेगी। याद रखना आपने, राइट साइड ही बढ़ेगी। जब आपकी डिमांड में हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड कर रहे हैं, तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, ये आपकी राइट साइड, और ये D1 हो जाएगा। ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा E1। इसके सामने जब हम खींचेंगे, ये प्राइस देखिए बढ़ रही है, प्राइस OP1 हो गई, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, OQ1। अब इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान को देखना आपने। जब आपकी प्राइस इंक्रीज हुई, मैंने पूरा नहीं लिखना, जब कीमत में वृद्धि हो जाती है तो आपका जो मांग वक्र है वो क्या बन जाता है, DD कहाँ पे चला जाता है, सर्क करके या शिफ्ट होकर के, या शिफ्टर टुवर्ड राइट एंड बिकम्स D1 एंड D1, ये बन गया। एंड E2 क्या है आपका, E1 क्या है, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विच शोज, ये पॉइंट क्या शो करता है कि आपकी प्राइस पहले कितनी थी OP, अब कितनी हो गई OP1। मतलब आप लिख सकते हैं कि प्राइस आपकी OP1 से बढ़ करके OP1 हो जाती है, और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से बढ़ करके कितनी हो जाती है, OQ1 हो जाती है। ठीक है, तो एक ही चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि व्हेन जो सप्लाई दैट इज कांस्टेंट एंड व्हेन द डिमांड दैट इज इंक्रीज्ड, योर प्राइस विल बी इंक्रीज्ड, योर प्राइस विल बी इंक्रीज्ड। ये कितनी होगी, OP1 होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरे वाले में केस में देखिए, ये आप थ्योरीज के बीच में लिख लेनी है, मैं सिंबॉलिकली समझाने की कोशिश करूंगा। डिक्रीज इन डिमांड, अब आपने डिमांड में डिक्रीज करनी है। अब आपको मैंने पहले बताया कि सप्लाई कर्व ऐसे होता है, इसकी ढलान पॉजिटिव होती है, इसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, ये SS आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है, और ये आरंभिक मांग वक्र, इनिशियल डिमांड कर्व कौन सा है, इनिशियल का मतलब पहले वाला डिमांड कर्व ये है। E क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड OP क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब डिक्रीज करने पे मैंने बोला इस तरफ इंक्रीज करती है और इस तरफ डिक्रीज करती है, और आपके डिमांड के डिक्रीज करने से आपका डिमांड कर्व किस तरफ, लेफ्ट की तरफ
शिफ्ट होता है, और ये आपका D2, ये D1 हमने यूज़ कर लिया, ये D2 और ये दिस इज पॉइंट E2, ठीक है। इसके सामने नीचे चले जाए ये Q2, और इसके इधर सामने चले जाएंगे ये आपका P2। अब हुआ क्या, जब भी आपने देखा, ध्यान को सुनना है, प्राइस डिक्रीज हो जाती है जब किसी वस्तु की कीमत जो है वो कम हो जाती है। कम नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिमांड बढ़ जाती है, ये डिमांड बढ़ जाती है, किसी वस्तु की डिमांड जो है आपने क्या लिखा है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। किसी वस्तु की डिमांड, ऊपर वाले में आपने ये प्राइस नहीं, यहाँ पे डिमांड लिखना था आपने कि डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस, तो आपका डिमांड कर्व जो है D1 इसके DD शिफ्ट टुवर्ड जो है आपका राइट एंड बिकम्स D1 एंड D1, ठीक है। तो इसी ढंग से जब भी आपकी डिमांड यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, डिमांड के डिक्रीज करने से आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड लेफ्ट एंड बिकम्स D2, ये आपका मांग वक्र बाईं ओर सर करके D से क्या बन जाएगा, D2 बन जाएगा। आपकी प्राइस कितनी हो जाएगी, देखिए पहले प्राइस OP थी, अब प्राइस कितनी हो रही है, OP2, आपकी प्राइस OP2 हो जाती है, और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज होकर के OQ से डिक्रीज होकर के कितनी रह जाती है, OQ2, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हमारी जो डिक्रीज इन डिमांड, वैसे ही लगता है कि जब डिमांड हमारी डिक्रीज कर रही है, सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, तो प्राइस का डिक्रीज होना ये डिक्रीज होती ही होती है, ठीक है। आपकी प्राइस में डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, अब हमारे स्पेशल केसेस हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जब भी सप्लाई कर्व आपने कैसे हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि दी हुई कीमत के ऊपर जब भी आपकी प्राइस कांस्टेंट होती है, और उस प्राइस के ऊपर हम एक ही उसके अंदर भी बना सकते थे, हम ये इनको अलग अलग बना रहे हैं। आपके दिए हुए प्राइस के ऊपर क्या होती है, किसी भी वस्तु की जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब पूर्ति कितनी होती है, अनंत होती है। यहाँ पे आपकी ये प्राइस है और ये आपकी सप्लाई इनफाइनाइट है, ये प्राइस दिया हुआ और इस पे सप्लाई इनफाइनाइट है, ठीक है। अब हमारा डिमांड कर्व ये बन गया, आपको पता है ये इनिशियल डिमांड कर्व है, ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व, ये E क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। व्हेन डिमांड इंक्रीज करती है, मैंने बोला कि आपने डिमांड कर्व को किस तरफ शिफ्ट करना है, यू हैव टू शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड राइट, मतलब आपने क्या करना है, डिमांड वक्र को किस तरफ खिसकाना है, दाईं ओर खिसकाना, ये बन जाएगा D1, ये E1 और ये बन गया आपका OQ1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए कि व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जब भी हमारी पूर्ति कैसी है, पूर्णतः लोचदार है, तो डिमांड इंक्रीज करने से, देखिए हमने यहाँ पे डिमांड इंक्रीज की, डिमांड इंक्रीज करने से आपकी जो डिमांड कर्व था वो क्या बन गया, आपका DD से क्या चला गया, आपका D1 पे चला गया, प्राइस OP से OP ही रही, और क्वांटिटी जो आपकी लिखा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से कितनी हो गई, OQ1। तो यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो आपकी प्राइस में नो चेंज, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज चेंज फ्रॉम OQ टू OQ1, इसको डिस्कस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड वाली सिचुएशन है, ये आपका डिक्रीज करनी है डिमांड, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ कि अब आपने डिमांड को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व है, मतलब आरंभिक। अब डिमांड के डिक्रीज होने से मैंने बोला कि आपने डिमांड कर्व को किस तरफ लेके जाना, यू हैव टू शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड लेफ्ट, आपने उसको सरकाना है, किसकी तरफ सरकाना है, आपने डिमांड कर्व को लेफ्ट की तरफ। तो ये बन गया आपका D2 और ये पहला E था, और यहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी OQ, और ये न्यू E2, ठीक है, और ये बन गया आपका Q2। अब यहाँ पे हमने इसको डिस्कस करना है कैसे, देखिए जब भी प्राइस आपने डिमांड में डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज इधर चली गई, तो आपका डिमांड कर्व DD से क्या बन गया, आपका शिफ्ट होकर के, या इसके डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, इसकी तरफ सर करके ये बना जाता है, और आपकी प्राइस OP से OP एंड आपने जो आपकी क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दैट बिकम्स OQ से OQ2 रह जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब भी आपका सप्लाई कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाली है, आपकी सिर्फ आपकी डिमांड इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, और डिमांड के डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। हिंदी में एक बार मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका जब भी पूर्ति वक्र कैसा है, पूर्णतः लोचदार है, तो मांग बढ़ने से आपकी संतुलन कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपकी संतुलन मात्रा
मांग बढ़ने से बढ़ जाएगी और मांग के घटने से आपकी संतुलन मात्रा घट जाएगी। परहैप्स ये आपको समझ आया होगा। अब हमने जो नेक्स्ट वाली सिचुएशंस है, एक बार मैं फिर लास्ट में आपको ब्रीफ करके बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा कि व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक वाले मैंने आपको बताया है कि जब भी पूर्ति वक्र कैसा होता है, पूर्णतः कैसा होता है, विलोचदार होता है। ये आपका सप्लाई कर्व आ गया, एस आपका सप्लाई कर्व आ गया, आपका ये पूर्णतः विलोचदार है कि प्राइस के चेंज होने से आपकी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रही है। अब डिमांड कर्व तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने ये इनिशियल डिमांड कर्व बना लिया। अब हमने इनिशियल डिमांड कर्व बना लिया, डी डी, ये ई क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड ये बन गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और ये क्यू तो आपने लेके रखा हुआ, ठीक है। अब आपने ध्यान को देखना है कि जब हम क्या कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, जब भी आपकी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतः विलोचदार है, डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड को मैंने बढ़ाना है, डिमांड आप इस तरफ बढ़ाते हो, राइट की तरफ ही बढ़ाते हैं। ये मैंने डिमांड बढ़ा दी, कितनी बन गई, D1 बन गई, और ये E1 हो गई। और यहाँ पे देखिए इसके सामने जब भी चले जाएंगे आप, तो ये बन गया आपका P1, ठीक है। अब आपकी तो सप्लाई तो चेंज हो नहीं रही, सप्लाई तो कांस्टेंट थी, पूर्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं, विलोचदार थी, तो आपकी डिमांड बढ़ी, तो डिमांड कर्व डी से सर करके क्या चला गया, D1 हो गया। प्राइस ओपी से बढ़ करके कितनी होगी, इंक्रीजेस ओपी से OP1 होगी। और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से OQ ही रही, इसमें चेंज नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं उस दूसरे वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ, चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि जब भी हमारी जो है मांग बढ़ जाती है, मांग के बढ़ने से क्या हो जाती है कि आपकी डिमांड कर्व जो है शिफ्ट होकर के टुवर्ड राइट, DD से DD1 हो जाती है, या इट बिकम्स जो है ये शिफ्ट टुवर्ड राइट एंड बिकम्स D1 एंड इट जो है ये क्या करती है, ई पहला आपका E1 इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विच शोज क्या करता है कि जब भी आपकी डिमांड इंक्रीज कर रही है, व्हेन योर डिमांड इज इंक्रीजिंग ओनली योर प्राइस विल बी इंक्रीज, सिर्फ आपकी कीमत में परिवर्तन होगा, योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे सिर्फ प्राइस में चेंज हो रही है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ये किसका केस है, व्हेन योर सप्लाई दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, उसमें इन इलास्टिक है, सप्लाई में तो चेंज होने वाली नहीं है। अब उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड, अब हमारा केस वही है कि हमारी सप्लाई कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। ये मैंने परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई बना ली, यहाँ पे आपकी ये क्यू थी, ठीक है, ये आपकी जो आपकी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ थी, और ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व आ गया। ये क्या आ गया, हमारा इनिशियल डिमांड कर्व D, और D ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके सामने चले जाएंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। वैन योर डिमांड डिक्रीज करती है, तो मैंने बोला कि आपने डिमांड कर्व को किस तरफ शिफ्ट करवाना है, किस तरफ सरकाना है, टुवर्ड लेफ्ट, D2 एंड दिस इज D2 एंड दिस इज E2, इसके सामने चले जाएंगे, तो यहाँ पे ये बन गया P2। तो यहाँ पे देखिए हमने डिमांड को जब भी क्या जाती है, किसकी स्थिति में, वैन योर सप्लाई दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड वैन योर डिमांड दैट इज डिक्रीज्ड, your demand curve becomes shift from D to D2 toward left, and your price OP that which is reduced, price that is decreased from OP to OP से OP2 and your equilibrium quantity OQ से OQ ही रहती है। तो यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल आराम से दोनों डायग्राम्स को जब भी आप स्टडी करेंगे, कि इंग्लिश में भी बता रहा हूँ पहले कि आपकी जो सप्लाई है कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक मतलब सप्लाई में तो कोई चेंज होने वाली नहीं है। व्हेन योर डिमांड दैट इज इंक्रीज्ड, व्हेन योर डिमांड विल बी इंक्रीज, योर इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी इंक्रीज्ड, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड व्हेन योर देयर इज द डिक्रीज इन डिमांड इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, डिमांड इज डिक्रीजिंग, और व्हेन योर डिमांड दैट इज डिक्रीजिंग, योर प्राइस विल बी डिक्रीज्ड, और योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो पूर्ण इसको बोल सकते हैं पूर्ण विलोचदार, जब भी आपकी पूर्ति पूर्णतः विलोचदार होती है, तो मांग के बढ़ने से हमारी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन संतुलन मात्रा OQ की OQ ही रहती है। लेकिन जब भी आपकी क्या हो जाती है, डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तो मांग के कम होने से क्या हो जाती है, आपकी संतुलन मात्रा कम हो जाती है, लेकिन संतुलन मात्रा स्थिर रहती है। तो एक बार मैं फिर ब्रीफ में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इंक्रीज इन डिमांड
जब भी मांग में वृद्धि हो जाती है, मांग वक्र डी से सर करके D1 दाईं ओर सर करके D1 पे चला जाता है। ई जो है नया, आपको पता था क्या था, प्रारंभिक संतुलन बिंदु था, जहां पे OP संतुलन कीमत और OQ संतुलन मात्रा थी। जब भी आपका मांग वक्र, मांग में वृद्धि होती है, मांग वक्र डी से सर करके D1 दाईं ओर सर करके D1 हो जाता है। E1 नया संतुलन बिंदु है, जिससे प्रकट होता है कि हमारी कीमत OP से बढ़ करके OP1 हो जाती है और संतुलन मात्रा OQ से बढ़ करके OQ1 हो जाती है। तो डिमांड के बढ़ने से हमारी संतुलन कीमत में भी बढ़ रही है और संतुलन मात्रा भी बढ़ रही है, लेकिन डिक्रीज हो रही है डिमांड। तो आपको पता ये हमारा सप्लाई कर्व है, SS जो है हमारा पूर्ति वक्र है, वो तो स्थिर है। हमारा मांग वक्र आपने, क्योंकि जब भी हमारी मांग जो है वो आपने क्या लिखा है कि जब मांग कम हो जाती है, मांग वक्र बाईं ओर सर के D से D2 पे चला जाता है। E2 नया संतुलन बिंदु है, जो दर्शाता है कि कीमत के, या जब दर्शाता है कि जब मांग के घटने से हमारी जो संतुलन कीमत OP से घट करके OP2 रह जाती है और संतुलन मात्रा OQ से घट करके OQ2 रह जाती है। ठीक है, और अब हमारी जो दो सिचुएशंस थी कि जब आपकी परफेक्टली इलास्टिक था, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब आपकी सप्लाई जो परफेक्टली इलास्टिक का कर्व ऐसे बनता है। तो जब भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है, देखो डिमांड बढ़ेगी तो इस तरफ ही जाएगी, तो मांग वक्र डी से सर करके D1 पे चला जाता है। E1 जो है नया संतुलन बिंदु है, क्या दर्शाता है कि हमारी मांग के बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारी जो संतुलन कीमत तो OP की OP ही रहती है, लेकिन संतुलन मात्रा OQ से बढ़ करके OQ1 हो जाती है। लेकिन दूसरे वाले केस में कि जब भी हमारी मांग घट जाती है, तो मांग के घटने से क्या हो रहा है कि हमारा मांग वक्र डी से सर करके बाईं ओर सर करके D2 पे चला जाता है। E2 नया संतुलन बिंदु है, जो हमें दर्शाता है कि मांग के घटने से हमारी संतुलन मात्रा या संतुलन कीमत OP ही रहती है, संतुलन मात्रा OQ से घट करके यहाँ से OQ से घट करके OQ2 रह जाती है। और तीसरे वाला केस देखिए, जब भी हमारी सप्लाई दैट इज परफेक्टली इनलास्टिक, जब पूर्णतः विलोचदार है, पूर्ति वक्र पूर्णतः या पूर्ति पूर्णतः विलोचदार है, तो मांग जब बढ़ रही है, आपकी मांग के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो DD है मांग वक्र D1 पे चला जाता है। E1 नया संतुलन बिंदु है, इसलिए कीमत OP से बढ़ करके OP1 हो जाती है, लेकिन संतुलन कीमत OQ के बराबर ही रहती है। डिक्रीज इन डिमांड, जब आपकी डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व आपका किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी कि मांग वक्र डी से बाईं ओर सर करके D2 चला जाता है। E2 नया संतुलन बिंदु, ये तो प्रारंभिक वाला तो रहेगा वैसे ही वैसा, नया संतुलन बिंदु बन जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी संतुलन कीमत OP से घट करके OP2 तो बाद में बनी OP2 रह जाती है, लेकिन संतुलन मात्रा OQ के बराबर ही रहती है। तो आपने इसको ध्यानपूर्वक आपने इसके नोट्स बनाने हैं, इसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।